हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज ज़राअत खोड़ो हमारे साथ नहीं है। कल निस्फ़ शब से ज़रा पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक धुआंधार ख़िताब किया, जिसका महवर जो है वो ये था कि जनाब पिछले 10 साल में ख़ासी गड़बड़ हुई है क़र्ज़ों में, और वो एक कमीशन बनाने जा रहे हैं जिसके आज कुछ TORs पर भी डिस्कशन हुई, और ये कहा गया कि ये जो कर्ज़ा है जिसकी जो ये 24,000 अरब ये कर्ज़ा है जो पिछले 10 सालों में लिया गया, और उसकी अब तहकीकात होंगी कि वो कहाँ ख़र्च हुआ। वज़ीर आज़म के बकौल ये कर्ज़ा जो है उससे कौम पर, मईशत पर बोझ पड़ा, अवाम मुफलिसी की दलदल में धंस गए, करप्शन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई उनके बकौल, और साथ ही उन्होंने फिर ये कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को और ये कर दूंगा। PTV ने उनके साथ थोड़ी शरारत भी कर दी, उनके ख़िताब के कुछ चीज़ों को म्यूट हो गई, पहले फ्रीज़ हो गई, ब्लैक फ्रेम्स आ गए। पता नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी वज़ीर आज़म के ख़िताब में आज से मुझे पहले ये भी याद नहीं पड़ता भाई कि किसी वज़ीर आज़म ने स्पीच के बाद फ़ौरन बाद कौम से ख़िताब किया हो। जब मैंने बजट सुना, आपने भी सुना, पूरी कौम ने सुना, तो मेरा ख़्याल था कि ये जो वज़ीर आज़म ने अचानक फ़ैसला किया है, पहले 9 बजे, फिर 10:30 बजे, फिर पौने 12 बजे उनका ख़िताब जो शुरू हुआ, तो मेरे जहन में बड़ी खुशगुमानी थी कि बजट में जो सख्त किस्म के इक़दामात जो कि ज़रूरी भी हैं उठाए गए हैं, टैक्स आम आदमी पे जो बोझ है, तो शायद वज़ीर आज़म उस बजट की बाबत कोई बात करें, कुछ दिलासा दें, कोई तौजीह पेश करें। वो जो वज़ीर आज़म की तकरीर थी उसमें सिर्फ 2.5 सतर ऐसी थी जो बजट के बारे में थी, बाकी सब जो है वो कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने तकरीर की। 3525वीं दफ़ा सारी गुफ्तगू हुई दोबारा। वो शुरू की जो 2 लाइनें थी कि जी ये जो बजट आया है ये तहरीक इंसाफ का जो रियासत मदीना का तस्वुर है उसके बुनियाद रखने की जानिब एक कदम या वट एवर, एक लुब्बे लुबाव उनका ये था। अच्छा, अब मैं फिर जब वो कंटेनर पे चढ़े तो मैं ये सोच रहा था, मुझे वो आपको याद है ख़तरा जब होती है तो नाई बच्चे की तवज्जो बटाने के लिए वो कहता है कौवा उड़ा चिड़िया उड़ी, वो ऊपर देखता है तो वो जर्राही कर देता है। तो मैं ये सोच रहा था कि जर्राही कर दी है बजट में ख़जाना के उन्होंने वज़ीर ने, तो अब वज़ीर आज़म शायद ज़ख़म पे राख वाख मलेंगे, बच्चे को तसल्ली देंगे कि भाई ये हो जाता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, घबराना नहीं। मैं ये तवक्को कर रहा था। लेकिन जब वो दोबारा कंटेनर पे चढ़ गए तो अब जो उन्होंने बातें की वो तो अब ज़ाहिर है तमाम चैनल बता रहे हैं, पूरी कौम को पता है। एक जो स्पेसिफिक पैरा था वो बड़ा मज़ेदार था। अभी तक मुझ पे दबाव था मुल्क को मुस्तहकम करने का। अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो गया है। हंसना नहीं, ठीक। अब मुझ पे से वो प्रेशर ख़त्म हो गया है, अब मैंने आपके पीछे जाना है, यानी अपोजिशन। मैं अपने नीचे एक हाई पावर इंक्वायरी कमीशन बनाने लगा हूँ जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क पे 24,000 अरब रुपए का कर्ज़ा कैसे चढ़ाया। मेरी निगरानी में ये कमीशन FBR, FIA, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ISI, IB वगैरह बला बला उस पे लोगों पे मुश्तमिल होगा जो ये खोज लगाएंगे। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ये क्या कर लेंगे ये FBI वाले या FBR वाले, जो भी ये 24,000 हुआ या जितना भी कर्ज़ा था, इसकी तो सारी फाइलें वज़ारत ख़ज़ाना में होंगी, फाइनेंस डिवीज़न में होंगी, कॉमर्स वालों के पास होंगी, प्लानिंग कमीशन के पास होंगी, स्टेट बैंक के पास होंगी। अच्छा, हफीज़ शेख साहब से ही पूछ लें, जो 2008 से 11 तक रहे, तो वो बता देंगे आपको इतना लंबा चौड़ा उसकी क्या ज़रूरत थी। अच्छा, कमीशन बना दिया और उसने कुछ भी साबित कर दिया साहब ये वजह थी। अच्छा, सो व्हाट, उसके बाद क्या वो कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा
या आपको नहीं अदा करना पड़ेगा, रिपोर्ट जो भी आए करना तो आपको पड़ेगा, जो पिछले चले गए वो तो चले गए। तो आपके जो कोसने देने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप ये बातें इनमें से कौन सी जो है वो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप जो है 24,000 की बात कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि 24,000 अगर ख़र्च नहीं हुआ तो क्या आसिफ जरदारी के बैंक अकाउंट में गया या शरीफ बरादरान के बैंक अकाउंट में गया, वो भी एक दिलचस्प कहानी होनी चाहिए। ये शहबाज शरीफ ने जो 10 अरब डॉलर लिए थे चीनियों से कमीशन के, वो जाहिर है उसका भी पता करें। फिर शरीफ बरादरान बकौल इनके कभी 100 अरब डॉलर बाहर भेज चुके हैं, कभी कुछ भेज चुके हैं। ये सारी चीज़ें मुशर्रफ साहब का जब जिक्र किया उन्होंने कहा जी कि मुशर्रफ की आज जो हमें मुसीबत पड़ी है कि बजट में से पैसे कहाँ से निकालें, उन 2 NROs की कीमत इस मुल्क ने अदा की है। नाम नहीं ले रहे। हाँ। अच्छा, लेकिन मुशर्रफ का उन्होंने कहीं कहीं जाके नाम लिया। तो भाई फिर 10 साल क्यों? इसका टेन्योर बढ़ा दो, इसको 1999 से शुरू कर दो ताकि मामला जो है जड़ तक पहुँचे। आज मुशर्रफ साहब का जो हक़ दिफा है मुकदमा बगावत में, वो अदालत ने ख़त्म कर दिया है। पिछले 1 साल से मेरे कान तरस गए कि खान साहब इस मुकदमे के बारे में या मुशर्रफ साहब का जो बैरून मुल्क क़याम है उसके बारे में एक जुमला ही कह दें तो कोई वजह होगी, नहीं कहा होगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये जो आता है ना बार बार NRO की बात के NRO लिया लिया लिया, कोई ये नहीं कह रहा किसने दिया। अच्छा, तो वो जो है ना वहाँ वो तो है, वहाँ पर आकर के सब और सबको पता है कि इस मुल्क में NRO कौन देता है। अच्छा, जब इन्होंने तकरीर कर ली, ठंडे कर लिए ताज़िए, चलो ठीक है, आपने अपना गुस्सा निकाल लिया, आपने बजट पे बात नहीं की, आपने अपना कंटेनर स्टाइल में जो कहना था कह दिया, फिर भी ठंड नहीं पड़ी। आज एक ट्वीट किया, ट्वीट अगर हो तो दिखा दीजिएगा। वक्त आन पहुंचा है कि बहैसियत कौम हमें नुकसान पहुंचाने, अवाम को मुफलिसी की दलदल में धकेलने और अब खुद जमहूरियत की ओट में पनाह तलाश करने वाले मनी लॉन्डर्स की तारीफ़ व सताइश का सिलसिला बंद किया जाए। उनकी आओ भगत तो किसी भी तरह मुमकिन नहीं। कौमी वसाइल पे हाथ साफ़ करने वालों से ऐसा खुसूसी सलूक दुनिया में कहाँ रवा रखा जाता है। वक्त आ गया है कि इनसे मुजरिमों की तरह ही निपटा जाए। अब इस ट्वीट की उस तकरीर के बाद पता नहीं क्या ज़रूरत थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मोड में चल रहे हैं वो जो अच्छा, तकरीर के। सवाल ये है कि जब इन तमाम ये जो करप्ट लोग हैं, ये नैब इन पे हाथ डाल चुकी है, जितने ये जो मेन स्ट्रीम 2 अपोजिशन पार्टीज़ हैं, इनकी क़यादत जो है इल्ज़ामात में अंदर है। नैब और अदालतें पूरी तरह अपना काम कर रही हैं। बज़ाहिर अपोजिशन से भी इक़्तिदार को कोई फौरी ख़तरा नहीं। ये जो खान साहब हैं ये इतने हाइपर क्यों हैं? फिर मुझे भी ये बात समझ नहीं आई, मुझे ये बात समझ नहीं आई क्योंकि कल बजट इजलास में तो अपोजिशन ने भी थोड़ा हल्का फुल्का ही राग वो किया। मेरा नहीं ख्याल कि वो राग ऐसा था। और माजी के अक्सर हमने देखा कि इससे कमज़ोर अपोजिशन ने बड़ा खड़ा किया। नहीं, क्या मसला क्या है? मुझे भी नहीं पता कि मसला क्या है। लेकिन जिस तरह उन्होंने बात की, देखिए एक तो वो एक्सटेम्पोर बोले तो इसका मतलब एक्सटेम्पोर तो हमेशा वो बोले। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि वो उन्होंने पॉइंट्स लिखे होते हैं जिसकी तरफ वो देख लेते हैं। लेकिन कल तो वो बिल्कुल उन्होंने एक वही जो आप कह रहे हैं कंटेनर वाली तकरीर की। मुझे लगता है कि वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हैं शायद। किस बात से? कि जो कौन सा ऐसा चैलेंज है? नहीं, चैलेंज ये है कि जाहिर पैसा तो नहीं है ना चलाने के लिए, मुल्क चलाने के लिए। इकॉनमी आपकी नीचे जा रही है, महंगाई बढ़ेगी तो आप सबको पता है कि लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस भी आएगी। फिर महाज खुद इन्होंने इतने खोल लिए हैं 5 के इधर भी उधर भी, वो भी आ बैल मुझे मार। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो बार बार जो NRO का जिक्र आता है, या तो उन्हें ये फियर है कि कहीं NRO मिल रहा है, या उन्हें ये वो है कि NRO कहाँ से आएगा, कौन देगा? नहीं, NRO जो देता है वही देगा। नहीं, ये लॉजिकल बात करें ना। अगर नैब में केसेस हैं, अगर अदालतों में केसेस हैं, NRO कौन देगा? मतलब ये क्या है? अच्छा, खुद ही इमेजिन कर लेना, खुद ही दलदल क्रिएट कर लेना, फिर ये कहना कि जी
हम हुकूमत कैसे करें। तो मुझे वो पुरानी वीडियो फिर याद आने लगती है जो लाहौर में एक शुरू 2011 की वीडियो कि पीटीआई का एक बच्चा था कि वो पुलिस ने कोई लाठी चार्ज किया होगा पीटीआई की रैली पे, तो वो कह रहा था कि देखें पुलिस अगर इसी तरह मारती रही तो हम इनकलाब कैसे लेके आएंगे। तो मसला ये है कि ख़जाना वो भाईजान हुकूमत जब ली आपने, आपकी जगह कोई भी होता उसको यही सिचुएशन फेस करनी पड़ती। अब आर्ट ये है, आर्ट ये तो नहीं है ना कि अगर ख़जाना भी भरा हुआ है, ये मसले भी ना हो तो हुकूमत तो फिर मैं भी चला लूँगा ना, फिर आपकी ज़रूरत ही नहीं है ना। आपने कहा जी नया पाकिस्तान और मैं इसको इस दलदल से निकालूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। और पहले 3 महीने का आपने 100 डेज का घबराना नहीं है, उसके बाद 6 महीने होगी और ये होगा। अच्छा, और ये 50 लाख मकान और 1 करोड़। अच्छा, इसका मतलब है कि या तो आपको 25 जुलाई से पहले सिर्फ हरा हरा दिख रहा था, आपको नजर ही नहीं आ रहा था कि मैदान बिल्कुल चटियल है, बंजर है, वहाँ पानी तक नहीं है। आपने उसके लिए हर कॉम्प्रोमाइज किया, इधर से भी पकड़ लिए जो आ रहे थे। तो अब जाहिर है कि ये जो मसाइल हैं, आप कमीशन बनाएं, आप कमीशन ना बनाएं, ढोल तो आपके गले में पड़ गया। अच्छा, अब खान साहब की किसी तरह मुझे तो ऐसी ख्वाहिश लग रही है कि ढोल जो है वो अपोजिशन के गले में पड़ा रहे और बजाते ये रहे। मुझे ऐसा लगा। बिल्कुल। दूसरा ये कि इस सारे आप कमीशन बना लें, लेकिन ये जो करप्शन की कहानियां हैं ना, ये सारी 90s की हैं या 2000 वो मैं उस पर अर्ज करता हूँ। कुछ सवाल मैंने बनाए कि यार ये भी तो है। चले एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। गुफ्तगू हो रही है वज़ीर आज़म साहब का जो मिडनाइट का ख़िताब था, तकरीर दिलपज़ीर, उस पर पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे कि जस्टिफिकेशन क्या थी, क्या नया उन्होंने कुछ कहा। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से। अच्छा, मैंने कुछ इस तकरीर की रोशनी में और फिर उस ट्वीट की रोशनी में कुछ मेरे जहन में ऐसे ही सवाल आए खामा-खा किस्म के टुच्चे कि ये जो 2008 से इन्होंने कैद लगाई है, 2008 से 18 की जो 10 साल हैं, इसमें जो कर्ज़ा है वो 6000 से 30,000 कैसे हो गया? 6000 अरब रुपए से 30,000 अरब रुपए कैसे, यानी 24,000 अरब कैसे बन गया? तो उस पर तो हम बात कर चुके हैं कि ये तो फाइलें आपकी मौजूद हैं हर वजारत में। 46 अरब डॉलर जो वो पढ़ लें, चाइना का सीपैक का है वो भी है, बाकी सारे भी हैं। अच्छा, अगर ये कोई वो नहीं आया है कि जी अचानक से कोई फिगर नहीं आया है, तो कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनकी तरफ जो एकेडमिक्स हैं वो भी, जो जर्नलिस्ट हैं वो भी आज तक मारे घूम रहे हैं कि इनके सवालों के जवाब कोई हुकूमत दे। तो कमीशन अगर इसको इस तरह डिज़ाइन कर लेता तो इसमें अब भी कोई ख़राबी नहीं है कि हम जो इमदाद ले रहे हैं, हमारा जो पिछले 73 साल में पूरा जो मंशूर है, इक़्तिसादी मंशूर, वो बड़ा सिंपल रहा है कि दाता साहब जाना है, खुद भी खाना है और मेरे लिए भी शॉपर डबल करवा के खाना ले आना है। हाँ, कि जितनी ज़रूरत है उतनी इमदाद लेनी है। इमदाद को या कर्ज को आमदनी तस्वुर करना है। और अगर अल्लाह का शुक्र है कोई क्राइसिस आ जाए और फिर डॉलरों की बारिश हो तो हमें जो इस्लाहात करनी है वो आराम से तकिया लगा के जो है भूल जाएं, कल की कल देखी जाएगी। इस रोशनी में ट्रंप ने अभी पिछले साल ही कहा था कि हमने पाकिस्तान को पिछले 70 साल में 36 अरब डॉलर से ज़ायद दिए हैं, इमदाद दी है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें ये फिगर्स एग्जिजरेटेड है या क्या है, बहरहाल इसको अगर आधा भी कर लें सही बात, तो ये कहाँ लगे। अच्छा, IMF के पास पाकिस्तान 1980 की दहाई से अब तक 13 बार जा चुका है, जबकि अरबों डॉलर की इमदाद भी आ रही थी पूरे ज़िया दौर में और पूरे मुशर्रफ दौर में। ठीक है, कौन सा ऐसा दौर था पाकिस्तान का जब पाकिस्तान की कौमी आमदनी कर्ज़ों के सूद, दिफा और इंतज़ामी अखराजात के अलावा इतनी बच गई हो
कि हम सेहत और तालीम पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्च कर सकें, जो कि 4% ऑफ GDP या 3% GDP। कौन सा ऐसा दौर था बशमूल खान साहब का जो सबसे पसंदीदा दौर है अयूब खान का, जिसे वो एक सुनहरी दौर कहते हैं पाकिस्तान की तारीख़ का। नो डाउट के सनती तरक्की की बुनियाद रखी गई, वो सब हुआ वहाँ। लेकिन आम आदमी के लिए उस वक्त दूध और शहद की कितनी नहरें बह रही थीं, और ये 22 ख़ानदानों की क्या कहानी थी, और उसके बाद की तारीख़ आपको पता है। अच्छा, नए पाकिस्तान में भी पुराने पाकिस्तान की तरह इस बजट समेत ज़राअत पे टैक्स की कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ज़राअत वाले कौन कहते हैं? ज़राअत वाले मेरे जहन में फौरी तौर पे शाह महमूद कुरैशी आ रहे हैं, जहांगीर तरीन आ रहे हैं, और कोई तीसरा नाम भी लें। इनका आर्गूमेंट बहुत अरसे से और हमेशा से ये है कि जी हम तो पहले ही बहुत आबियाना दे रहे हैं, और खाद पे जो टैक्स है और फ़लानी चीज़ है, और ये तो अब मज़ीद जो है टैक्स जो है वो हम कैसे अफोर्ड करें। मेरा बतौर किसान भी यही सवाल है कि हम ऑलरेडी 20 करोड़ अवाम माचिस से लेके शलजम पे इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, तो हम मज़ीद कैसे अफोर्ड करें। अगर मेरे लिए ये दलील ठीक नहीं है, तो इन ज़राअत वालों के लिए ये दलील कैसे ठीक हो सकती है कि हम पे ऑलरेडी पहले टैक्स हैं। तो नए पाकिस्तान में ज़राअत का कोई जिक्र ही नहीं है ना, कि उसका क्या है और कितना उससे मिल सकता है, और बाकी जो ममालिक ज़राअत पे ज़राई मसनूआत पे टैक्स लगाते हैं वो कितने बेवकूफ़ हैं। ये अच्छा, कल खान साहब ने एक बात कही कि लोगों ने ड्राइवर और अपने चपरासियों और माली के नाम पर जो है ना वो रखे, तो मुझे अचानक मेरे जहन में जहांगीर तरीन आ गए कि जिनको इस बात पे नाअहल करार दिया गया, इस बात पर SCP ने उनको जुर्माना किया कि उन्होंने अपने माली और ड्राइवर के नाम पर असासे रखे। नहीं चलें, वो तो हो जाता है यार, जब इतने ईमानदार लोगों में एक आध मछली ऐसी होती है, ठीक है, वो कोई नेम ड्रॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी का 90s में भी हुकूमत थी, 2 हुकूमतें रहीं, और 2008 से भी हुकूमत रही। अच्छा, 2008 से लेके 2013 तक जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई वो करप्ट थी, इसलिए उसके लिए कमीशन बन गया। जो बाकी 2 हुकूमतें आई 90s में, 88 से लेके 90 तक, और फिर दूसरी, या मियाँ नवाज शरीफ की तीसरी हुकूमत बहुत करप्ट थी। बाकी 2 हुकूमतें क्यों 90s पे क्यों नहीं लेके जा रहे? फिर ये भी बताना पड़ेगा कि कौन हुकूमतें गिराता था, कौन बनाता था, किसकी डिक्टेशन चलती थी, बाहर से क्या हो रहा था, अंदर से क्या हो रहा है। तो ऐसे नाजुक सवालात एक नाजुक से कमीशन को, मेरा ख्याल है वो नहीं, अच्छा, इसको रखा है। एक चीज़ तो है वो साहब कि करप्शन तो हुई है, ये तो हम सब मानते हैं। करप्शन हुई है, करप्शन हुई है, लेकिन करप्शन को दौर के साथ नहीं करना कि जी 2008 से पहले बेहतरीन था, या बेहतरीन नहीं था तो काबिल बर्दाश्त था। भाई नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैं पाकिस्तान के शहरी के तौर पे 2008 से 18 तक भी जानना चाहता हूं, और 2008 से पहले जो तमाशे हुए उनके बारे में भी जानना चाहता हूं। तो मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करें प्लीज। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कमीशन से कुछ नहीं होगा ये, क्योंकि ये जो दौर जिसकी बात कर रहे हैं ना, जो पैसा आया है सीधा स्टेट बैंक और फाइनेंस डिवीजन के थ्रू डिस्पर्स हुआ है। अगर आप एक दिन में पता चल सकता है ना कि किस्मत में कितना आया और कहाँ खर्च हुआ। बिल्कुल, लेकिन सर मसला ये है कि चिड़िया उड़ी और कौवा उड़ा, फनकारी तो ना होगा, फनकारी तो नहीं होगा। वक्फा ले चूँकि कल हुसैन साहब पे प्रोग्राम हमने किया था, तफसील से बात की थी। आज जो हैं वो ज़मानत पे रिहा हो गए हैं। स्कॉटलैंड ज़राए के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ फ़िलहाल नाकाफ़ी सबूत हैं, तो इस बुनियाद पे उन्हें ज़मानत पे रिहा कर दिया गया है। जुलाई के वस्त में बुलाया है। अलबत्ता केस जो है वो मौजूद है और उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया जा सकता है। आज जो है जुलाई के वस्त में बुलाया भी है सर। मैं ठीक साउथ आर्क थाने में थे वो, तो जब रिहाई हुई तो MQM के कुछ कारकुनान भी थे, तो जिन्होंने ज़ाहिर है उनका इस्तकबाल किया। ठीक है,
तो जनाब बात थोड़ी सहाफ़त की कर लेते हैं। हम सहाफ़ी ख़बरों की तलाश में लोगों से मिलते रहते हैं। आज हमारे एक दोस्त हैं बाक़िर सज्जाद, इस्लामाबाद में डॉन के डिफेंस करेस्पॉन्डेंट हैं, फ़ॉरेन ऑफिस भी कवर करते हैं, इंटरनेशनली लिखते भी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे। आज वो गए, एक ब्रिटिश डिप्लोमेट हैं जो उनसे मिलने के लिए, वहाँ से वो बाहर आए तो 3 कोई नामालूम अफराद के साथ बदतमीज़ी की और उसके बाद उनकी गाड़ी की चाबी भी निकालने की कोशिश की। हाँ, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि इस पे फिर शीरी मज़ारी जो वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ की, उन्होंने भी बात की है। पहले हमारे साथ बाक़िर मौजूद है। बाक़िर, हमें बताएं हुआ क्या आज? जी मुबशर, इस तरह है कि हम अक्सर जो बैरूनी ममालिक के डिप्लोमेट्स हैं उनसे मिलते रहते हैं। तो आज मेरी मुलाकात तय थी ब्रिटिश हाई कमीशन के कुछ जो सफारतकार हैं उनके साथ। जो नॉर्मल जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू होती रहती है, जो ख़ित्ते में सूरत हाल है उस पर भी गुफ्तगू होती रहती है। तो कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि जब हम वापस निकले उससे मुलाकात से तो कुछ लोग आए मेरे पास गाड़ी के पास, जब मैं उन लोगों से अलहदा हो चुका था और अपनी गाड़ी के पास आया और आकर उन्होंने पहला ये मुझसे पूछा कि जी आपको हम लेके जाना चाहते हैं। मैंने कहा जी मेरा नाम ये है और मैं फ़लाँ इदारे से मुंसलिक हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ और ये मेरा क्रेडेंशियल्स हैं, ये मेरा कार्ड है जिस ताकि अगर आपको कुछ शक व शुबा है कि मैं सहाफ़ी नहीं हूँ और उस इदारे से मुंसलिक नहीं तो शायद आपको वो चीज़ एड्रेस हो जाए। फिर उन्होंने कहा आप उन साहब से मिले इसलिए हम आपसे कुछ पूछगिछ करना चाहते हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। ये जब मेरी उनके साथ बातचीत हो रही थी तो इतने में एक और साहब बीच में टपक पड़े और उन्होंने कहा कि जनाब ये उनके बड़े हैं और उन बड़ों ने मुझे जाके और मज़ीद धमकाना शुरू कर दिया कि जी आपको चलना पड़ेगा, उनको कहा गया है कि मुझे ले कर आए। अब वल्लाह आलम वो कहाँ लेके जाना चाहते थे, लेकिन चूँकि नामालूम लोग थे, ना वो वर्दी में थे, ना कोई उनके पास कोई डिटेंशन के कोई ऑर्डर्स या वारंट्स थे, तो मैंने उनसे वो रजिस्ट किया। जब उन्होंने महसूस किया कि मैं उनके साथ नहीं चलूँगा तो जो पहले साहब थे उन्होंने गाड़ी की चाबी इग्निशन से निकाल ली क्योंकि खिड़की खुली हुई थी और उसके ज़रिए बातचीत हो रही थी। तो मैंने उस पर भी काफ़ी जिसे कहते हैं उनके साथ तकरार किया, लेकिन अब उस सारी तकरार के दौरान चाबी मैं उनसे वापस लेने में कामयाब हो गया। गाड़ी मेरी इस तरह से पोजीशन थी कि बिल्कुल रोड के पैरेलल खड़ी हुई थी, चूँकि रूटीन पार्किंग में जगह नहीं थी जब मैं आया था। तो मैंने बिल्कुल जो उस कैफ़े के साथ फिलिंग स्टेशन है तो उसके साथ पैरेलल खड़ी की। तो इस तमाम सूरत हाल में जब थोड़ा सा मुझे मौका मिला तो मैं वहाँ से निकल चला। तो उन लोगों ने बाद में ऑफिस भी आने का कहा, लेकिन अब देखते हैं, मैं तो सारी शाम इंतज़ार ही करता रहा कि वो आएंगे और फिर बात होगी उनसे। अच्छा, आप क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स कवर भी करते हैं, आपने जो ट्वीट भी किया, आपने लिखा कि आपके करियर में आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो आपके लिए तो सरप्राइजिंग होगा। जी बिल्कुल स्केयरिंग था मेरे लिए। मैं कहूँगा कि मुझे आपको तो आप मेरे कोलीग हैं, आप जानते हैं कोई 12 साल से ये डिप्लोमेटिक मिशंस को मैं कवर कर रहा हूँ और ये मेरी जॉब का हिस्सा है कि मैं सफारतकारों से भी मिलता हूँ, जो बैरूनी ममालिक से लोग लीडर्स आते हैं उनसे भी मिलता हूँ। अक्सर औकात कभी कभार ये हो जाता था कि कोई रोक के पूछ कुछ लेता था, जी किससे मिले, क्यों मिले, क्या नाम है आपका, कैसे, तो वो एक होती थी और वो चंद ममालिक के लिए मखसूस थी जिसमें बरतानिया नहीं है। लेकिन इस दफ़ा जो बढ़ के चीज़ हुई ना कि आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा, तो वो चीज़ ज़रा नई थी मेरे लिए, जिसकी वजह से मैंने दूसरों के अपने साथियों के नोटिस में लाने के लिए भी और जो हुकाम है उनके नोटिस में भी लाने के लिए कि ना जाने ये कौन लोग हैं जो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी मैं उनके साथ चलूं। और ये चीज़ मेरे लिए यकीनन नई थी और थोड़ा सा। अच्छा, बाक़िर इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी, उन्होंने फिर ट्वीट भी की आपकी सपोर्ट में और उसका तर्जुमा पेश कर देता हूँ। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ट्वीट ये किया कि नहीं मालूम कि क्या हुआ, बाक़िर सज्जाद से माजरा पूछने के लिए रब्ता किया है। गैर मुल्की प्रेस अताशियों से सहाफ़ियों की मुलाकात एक मामूल की बात है। हमारे प्रेस अताशी भी जो बैरून मुल्क हैं मकामी सहाफ़ियों से हर वक्त मिलते रहते हैं। किसी सहाफ़ी को फ़राइज़ की अदायगी के दौरान हिरासा करना जमहूरी निज़ाम में नाकाबिल क़बूल है।
मुझे ज़िया आमरीत याद आ रही है, जब रूसी सफारतकारों से मिलना नाकाबिल कबूल होता था मगर अमरीकी सफारतकारों से मिला जा सकता था। उस दौर में मुझ समेत कई सहाफ़ियों और माहिरीन तालीम का ताक़ुब, उन्हें रोकना, उनसे सवाल जवाब करना एक मामूल की बात थी। लेकिन अब हम जमहूरियत के तीसरे दौर में दाखिल हो चुके हैं, ये हथकंडे अब रुक जाने चाहिए। अच्छा, अब ये तय हो जाना चाहिए कि सहाफ़ी फिर किस किस से मिल सकता है। हाँ, मसलन अगर डिप्लोमेटिक बीट वाला किसी सफारतकार से नहीं मिल सकता है, और कोई जो सहाफ़ी है अपोजिशन के पास जिसकी बीट है, कल को इस पे भी हो सकता है जी तुसी मरियम नवाज़ वाल क्यों गए सी, तुसी बिलावल वाल क्यों गए सी, ज़रा दसो ना इतने आके। तो ये चीज़ें जो हैं ये कहाँ रुकेंगी? मतलब सहाफ़ी अगर इन लोगों से ना मिले तो फिर किससे मिले? बिल्कुल। और ख़बरों के लिए तो किसी से भी आपको ज़ाहिर है ख़बर के लिए जाते हैं, और सहाफ़ियों के पास जितनी अच्छा, मैं अगर टीचर हूँ और मैं बढ़ के किसी सफारतकार से मिलने की कोशिश करता हूँ या सियासतदान से, तब एक बनता है यार तेरा तो ये काम नहीं है। हाँ। लेकिन सहाफ़ी का तो काम ही ये है, और घोड़ा अगर घास से यारी कर लेगा हाँ। तो खाएगा क्या? मसला ये है कि सहाफ़ी तो ज़ाहिर है अगर प्रिंट का है या टीवी का है वो जा कर के ख़बर ही देगा, और ख़बर वो छपेगी भी या नशर होगी या वेबसाइट। नहीं, बात कुछ मुझे लग रहा है गहरी है, जो बाकर सज्जाद जो है वो बता नहीं रहे कि आखिर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप ज़्यादा गहराई में जाएं भी ना। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम जो है वो चलते रहना चाहिए। हाँ, नहीं ठीक है। लेकिन बाकर सज्जाद अब ज़ाहिर है इसमें तो मैं आपको मशवरा नहीं दे सकता कि एहतियात कीजिएगा, इसलिए कि ये तो आपके मनासिब में शामिल है, लेकिन फिर भी रस्मी तौर पे कहूँगा एहतियात करें। थैंक यू। एक वक्फा ले लें। किसी को मत भागने दो, मर्द औरत बच्चे सबको काट डालो, उनके पीछे कुत्ते छोड़ दो, हर दरख्त और झाड़ी को छान मारो, जो घर इन्हें पनाह दे उसे जला डालो, इनकी किताबें जला डालो, हाँ किताबें, और इन किताबों के पुर्जे पुर्जे करके कुएं में डाल दो। अब के बाद से इनमें से किसी की आवाज़ ना आए, गैर मुल्कियों, पनाह गुज़ीनों और आज़ाद ख़यालों को मौत की ज़मीन पे धकेल दो। औरतों का और अदना ज़ातों का अब रिवायतों के तहत ही जीने का कानून होगा, या फिर वो कुत्तों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। हर शहरी को बादशाह का सिपाही समझ के जान कुर्बान करने की शपथ लेनी होगी, बादशाह जो ज़िल्ले इलाही है। गिरीश कर्नाड, ये उनका एक कन्नड़ ड्रामा है तला डंडा, उसमें 12वीं सदी का एक बादशाह जो है वो ये उसके डायलॉग हैं। गिरीश कर्नाड का 10 जून को इंतकाल हुआ 81 साल की उम्र में। भारत के जो सबसे बड़े एक सदी में जो ड्रामा निगार हैं और मुंतज़िम हैं, उनमें गिरीश का शुमार होता था। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने निशांत पैरेलल सिनेमा में निशांत हिंदी फिल्म थी 1975 में आई थी श्याम बेनेगल की, वो अगर देखी हो, अगर आपने 76 में आने वाली मंथन देखी हो जो गुजरात में जो है वो कोऑपरेटिव्स पे थी, फिर स्वामी या उस्तव, या 2005 में इकबाल, या फिर एक था टाइगर, तो आपको जहन में आ जाएगा कि गिरीश कर्नाड कौन थे। अच्छा, ये इनका सिर्फ एक पहलू है। महाराष्ट्र में ये पैदा हुए थे, 1960 में रोड स्कॉलरशिप इन्हें मिल गया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए और ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर भी रहे हैं ये। अच्छा, बेसिकली ये ड्रामा निगार नहीं बनना चाहते थे, अंग्रेज़ी के शायर बनना चाहते थे। इनका ख्याल था कि हिंदुस्तान जो है ऐसी जगह नहीं है जिसमें इसकी कदर हो, लिहाजा मैं जाऊंगा इंग्लिस्तान, वहाँ इलियट जैसों की सोबत में रहूँगा और एक दिन नोबेल प्राइज़ भी मिल जाऊँगा, ये इनके ख्वाब थे। लेकिन वहाँ जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि यार ये ज़मीन मेरी नहीं है, मुझे वापस अपनी जड़ों की तरफ जाना चाहिए। तो वापस आए। 1961 में पहला उन्होंने कन्नड़ा का खेल लिखा, लेकिन उनका जो कन्नड़ा से बाहर जो एक शोहरत हुई वो 64 में उन्होंने एक ड्रामा लिखा तुगलक के नाम से। अच्छा। मोहम्मद तुगलक की कहानी, जिसने दिल्ली से दौलताबाद दारुल हुकूमत मुंतकिल किया और बहुत सारे अजीब व गरीब काम किए। 5 साल तक जो बरसरे आम इबादत थी उन पे पाबंदी लगा थी। उसका ख्याल था कि इससे लोगों में जो तासुब है वो ख़त्म होगा और वो करीब आएंगे। बहरहाल ये उसका ख्याल था। इनके जो प्लेज़ हैं भले कन्नड़ा के हों
या मराठी के हों या हिंदी के हों, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो दिल्ली है उसके सिलेबस में शामिल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में शामिल हैं। बेसिकली ये देवमालाई किरदार हैं, इन्हें बचपन से उससे अटैचमेंट है, तो उससे ये जदीद मानी निकालते हैं। इनकी थियरी है कि दुनिया तो वही 7000 साल पहले की है, इंसान उतना ही कमीना है या अच्छा है, तो हम 7000 साल पहले वाला किरदार भी जो है आज मॉडर्न उसमें क्यों नहीं फ़िट कर सकते। अच्छा, बुनियाद परस्ती के आखिरी वक्त तक ज़ाहिर मुखालिफ थे, एक हिंदू तंजीम के टारगेट पे भी थे, कंट्रोवर्सीज़ भी थे। मसलन इन्होंने कहा कि हाँ टैगोर अजीम आदमी था लेकिन वो बहुत अच्छा ड्रामा निगार नहीं था, उस पर बंगाल में तो आग लग गई। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप में से किसी कहते हैं कि इकबाल ठीक अच्छा शायर था लेकिन अजीम शायर नहीं था, तो ज़ाहिर है क्या रद्द अमल होगा। अच्छा, फिर इनको जो है इंतज़ामी जो हैं 74-75 में ये जो पूना फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट है, इसके ये डायरेक्टर रहे, साहित्य नाटक अकेडमी के चेयरमैन रहे, पद्म भूषण समेत बेशुमार इनके जो हैं एजाज़ात मौजूद हैं। और इन्होंने जो भारतीय नाटक की कला है उसको उस पर जो इनका इम्पेक्ट है कि इन्होंने एक देवमालाई ज़बान को जदीद ज़माने से जोड़ने की जो कोशिश की है उसकी बुनियाद पे इनका नाम याद रखा जाएगा। अच्छा भाई, इनकी पैदाइश भी एक मौजज़ा है। हुआ ये कि बकौल इनके जब इनकी वालदा प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने कहा मेरे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, मुझे चौथा नहीं चाहिए। तो ये इनके वालिद को इसरार करके गायनाकोलॉजिस्ट के पास ले गई। इत्तफाक से उस दिन उस गायनाकोलॉजिस्ट की छुट्टी थी, तो फिर इनका इरादा ही बदल गया माँ का। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो कहने लगे कि जब मैंने ये वाक़या सुना ना तो मैं थर्रा के रह गया कि ज़िंदगी जो है वो इतनी बेकीमत या बेकदर है, तो उससे मेरी जो नफ्सियात बनी तो वो मेरे जो काम है उसमें शायद झलक रही है। कर्नाटक के थे तो रियासत ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया। एक काबीना को हलफ दिलाना था, वो भी मुलतवी किया गया। अच्छा, सरकारी जनाजा होना था लेकिन उन्होंने इनकी फ़ैमिली ने कहा कि इनकी कोई ख्वाहिश नहीं थी, ना तो कोई मजहबी रस्म होगी ना जनाजा होगा। फैमिली के लोग, करीबी दोस्त जो हैं वो सादगी से वो क्रेमेटोरियम गए और इनका क्रियाक्रम हो गया। तो ये थे हम गिरीश कर्नाड साहब। पता नहीं आपके जहन में आ रहा है इनका या नहीं। मैं इन्हें पैरामा के ज़माने से, जो आर्ट मूवीज़ जो कॉल्ड हैं उनके ज़माने से है वो जानता हूँ। बहुत बड़ी शख्सियत है वो। दूसरी बात है कि हमारे चैनलों ने, ये अखबारात ने उतनी घास नहीं डाली, लेकिन इनका इम्पैक्ट है। इनके कई ड्रामे जो हैं नापा में भी, तुगलक मुझे याद है कि तुगलक यहाँ भी स्टेज हो चुका है। नहीं, इंडियन मीडिया में तो खैर बहुत है। नहीं, ज़ाहिर है लार्जर दैन लाइफ आदमी थे ये। तो बहरहाल रेस्ट इन पीस और इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।